जी। सिलेबस तो इतना अच्छा बनाया गया है, जी। देखने में आपको लगेगा कि आपका बच्चा पढ़ के वैज्ञानिक हो जाएगा। निश्चित पढ़ाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति होती है, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। करें कि हम प्राइमरी स्कूल को बंद कर देंगे। बंद करने से आपको क्या मिलेगा? इससे जो प्राइवेट संस्थान है उनकी मनमानी करके अपना फीस और बढ़ाएंगे। फिर भी हमारे देश में जाति अभी सत्य है। इस बात को आपको और हमको निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी देखिए सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी। हम चाहते हैं कि जिसको हम सेवा कर रहे हैं, पहला ये होना चाहिए कि ये लोग वृद्धाश्रम में आए। अब विषय ये नहीं है कि आतंकवादियों ने हमला किया, विषय ये है कि आतंकवादी आए कैसे। किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में आके हमने एकाएक चीज फायर कर दिया। जाते हैं दुनिया में कहते हैं 56 इंच का सीना है और पूरे देश में डंका बज रहा है, और उनको अपने युद्ध के समर्थन में लोगों का समर्थन अर्जित करने के लिए अलग से डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन जंक्शन। और आज के हमारे मेहमान हैं एक बेहतर शिक्षक और समाज सेवा जगत में सक्रिय रहने वाले व्यक्ति श्रीमान अरुण वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जी। और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। जी जी जी। आपने अपना एक नेशन जंक्शन नाम से नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएं और हमको बुला के आपने जो हमारा सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और हम सर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसमें हर परिदृश्य के क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे यह जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो आप शिक्षा को सेवा मानते हैं या व्यवसाय मानते हैं? शिक्षा निश्चित रूप से हमेशा सेवा ही रहा है, सेवा कार्य है शिक्षा। लेकिन एक सूक्ति है कि शिक्षा एक निवेश है। शिक्षा में आप जितना निवेश करेंगे, शिक्षा आप उसके कई गुना आपको वापस लौटा के देगी। निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो सेवा है, लेकिन हम दूसरे रूप में उसको देख सकते हैं कि शिक्षा एक निवेश है। डायरेक्ट हम उसको व्यवसाय नहीं मान सकते। जी सर। और सर, शिक्षा, चूँकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बतौर शिक्षक आपकी नई शिक्षा नीति पर आपकी क्या राय है? नई शिक्षा नीति में अब तक जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा मेरा, मैं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ जी, तो केवल उसके सिलेबस बहुत अच्छे हैं। जी। सिलेबस तो इतना अच्छा बनाया गया है, देखने में आपको लगेगा कि आपका बच्चा पढ़ के वैज्ञानिक हो जाएगा निश्चित रूप से। जी। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, केवल कॉलेजों में केवल और केवल एडमिशन होता है और जो है उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। पढ़ाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति होती है, चाहे वो सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसलिए शिक्षा व्यवस्था एकदम हालत खस्ता, बहुत ही खराब हो गया है जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। साथ में नई शिक्षा नीति में एक और है, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, उसमें क्लोजिंग और मर्जिंग के नाम पे बहुत सारे स्कूलों को बंद करने का प्रावधान है। जहाँ पे हमारे देश में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनको और नए कॉलेजों की आवश्यकता है, वहाँ पे बंद करने का प्रावधान किया गया है। ये समझ से परे है। अच्छा सर, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा, चूँकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताइए कि शिक्षा में तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप में आजकल हम लोग कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। अब तो और थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। वो तो निश्चित रूप से जो कंप्यूटर हो, मोबाइल, सब पे गूगल, इंटरनेट के जरिए हम लोग जितने भी पहले प्रैक्टिकल करके डायरेक्ट ऑपरेट करते थे, उसको हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंप्यूटर के डिजिटल मोड से पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं लागू हुई जिससे हम लोगों ने डिजिटल मोड से पढ़ाया बच्चों को। तो निश्चित रूप से तकनीक का बहुत महत्व है और उसको निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी, उसको उपयोग करने से बच्चों के थोड़ा सा, हाँ, जो चीज़ें ग्रामीण परिवेश में या उच्च शिक्षण संस्थानों में या बहुत बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में मिल पाती थी, वो चीज़ें आजकल ग्रामीण परिवेश के डिग्री कॉलेजों, इंटर कॉलेजों में भी तकनीक के माध्यम से वो चीज़ें सर्वसुलभ हो गई हैं। सर, 90 के दशक से देखा जाए और आज
2025 में हम लोग आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो आज भी कहीं न कहीं युवा वर्ग में अशिक्षित युवा के तौर पर कुछ लोग अभी भी रह जा रहे हैं। इसमें सरकार का योगदान रहा है या फिर जो है माता-पिता का कुछ योगदान रहा है या फिर जो है कहीं न कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं? निश्चित रूप से इसमें हम किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि केवल इसमें सरकार ही दोषी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे सरकार के लेवल पे चल रही हैं कि उनके ऐसा नहीं कह सके उसके अभाव में केवल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा बच्चे पढ़ भी सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से कुछ सरकार की कमियां रही हैं, कहीं कहीं पे स्कूल कॉलेजों का अभाव है उस स्तर पे जिस स्तर पे होना चाहिए, लेकिन इनमें कहीं न कहीं बच्चों के माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं कि वो अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उदासीन रहते हैं। तो दोनों पक्ष इसमें शामिल है, किसी एक पक्ष को डायरेक्ट जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। जी जी सर, आप एक शिक्षक होते हुए भी समाज सेवा में इतनी रुचि दिखाते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? निश्चित रूप से जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि जो शिक्षा है वो सेवा ही है, शिक्षा सेवा है। तो चाहे यूँ कह लें शिक्षा देना या सेवा करना दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ देखते थे कि बहुत सारे लोग को अभी भी समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनके देख रेख करने वाला या उनको सही मोटिवेशन देने वाला। सेवा केवल ये नहीं है किसी को हम कुछ दान कर दें वही सेवा। जी आप किसी माध्यम से किसी को मोटिवेट कर ले गए, किसी को आपको देख के या किसी बताने से कहीं किसी के माध्यम से उसको मोटिवेशन प्राप्त हो गया और उस अपने जीवन में उसके परिवर्तन आ गया, तो वो भी सेवा है। तो इसलिए हमको लगा कि हमको भी समाज में अपने जिस भी स्तर पे हम हैं, जितने हमारे पास संसाधन हैं, उसका उपयोग किसी दूसरे के लिए करना चाहिए। अपना तो स्वयं जी लेता है, इसमें है कि जानवर जो जीव जंतु हैं वो भी अपना पेट भर लेते हैं। तो जो हमारे पास है वो दूसरों के मानव सेवा करना, क्योंकि मानव सेवा बहुत बड़ा धर्म है। जी। और सर, आपका एक ट्रस्ट भी है, फेथ फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से। जी। तो सर, इस ट्रस्ट का के शब्द का अर्थ क्या है और ये ट्रस्ट चलाने की जो गतिविधियां आप चलाते हैं जिसमें रक्तदान हो गया और गरीब बच्चों के लिए सेवा भाव आप करते हैं, तो इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? फेथ फाउंडेशन जो एनजीओ है उसका बनाने का मेन उद्देश्य यही था, जैसे हम लोग कोई चीज़ अगर अकेले करते हैं तो उतना वो काम नहीं होता, जब हम लोग कलेक्टिव एक सामूहिक रूप से करते हैं तो वो ज़्यादा कार्यक्षम हो। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक साथ और पारदर्शिता के साथ वो काम करना ज़्यादा संभव, इसीलिए हमने 2015 दिसंबर में फेथ फाउंडेशन नाम से एनजीओ बनाया और उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा। अभी बहुत सारे लोगों उससे साथ जुड़े हुए हैं, देखता हूँ। काफी युवा वर्ग उसमें जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। किसी एक का नाम लेना दूसरे की क्षमता को कम करके आंकना होगा। इसलिए जितने लोग जुड़े हैं मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे साथ वो हर कदम पे सहयोग देते हैं। और उसका यही मेन बनाने का उद्देश्य था कि जिससे सबको एक सामूहिक भावना के साथ एक बैनर तले ला करके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जा सके। अच्छा जी, बहुत अच्छा। और सर, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक विद्यालय के बेहाल व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बेहाल है, इसमें हम लोगों को बहुत दुख होता है। आपने देखा भी होगा कि कई जगह विद्यालय गिर जा रहे हैं, कई जगह जो है 2 बच्चे आ रहे हैं, कहीं शिक्षक का ही अभाव है। तो इस पर ये कहीं न कहीं हमारी जो सरकारें गवर्नमेंट रही हैं या वर्तमान में हैं, उनका फेलियर है कि वो लोग जो है शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मूलभूत है वो शिक्षा ही है। शिक्षा से आदमी सब कुछ हो जाता है और सबसे जरूरी होता है प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कच्चे घड़े के समान, यही से बेस वहीं से बनता है। उसको जिस भी रूप में ढाल देंगे, तो सबसे जरूरी होता है हम लोगों को बेसिक शिक्षा पे ध्यान देना। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं फेल है बेसिक शिक्षा में, इसलिए क्योंकि और भी है, ऐसा नहीं है कि बेसिक शिक्षा में काबिल लोग नहीं। वर्तमान में देखेंगे बेसिक शिक्षा में पीएचडी किए हुए लोग हैं, पढ़ा रहे लोग, लेकिन लोग ऐसी वहाँ पे माहौल बना दिया गया है, या कहें उन शिक्षकों को
तमाम तरीकों के मीटिंगों में, मिड डे मील में और सारी चीजों में हाँ इतना हाँ हाँ, व्यस्त कर दिया गया कि उनको टीचिंग करने का, शिक्षा कम शिक्षा देने और का समय कर्मचारी ही नहीं ज्यादा मिल बना पाता। दिया गया तो है। इसलिए जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजना पसंद नहीं करते हैं, जी जबकि जी प्राइवेट कॉलेज में उनसे कमतर जो है डिग्री धारक या कम, हम जिनको कह सकते हैं कमतर उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उनको उनके पास अपने बच्चों को भेजना हम अच्छा समझते हैं, जी जी जबकि उतने वो क्वालिफाइड नहीं है। जी लेकिन वहाँ पे प्राइमरी में जो शिक्षक हैं क्वालिफाइड है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि हमें, आप लोग देखते होंगे आए दिन, अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ ही दिन पहले कि हमको प्राइमरी विद्यालयों को कुछ को बंद करना है। जी 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 ये नहीं कह रहे कि हमको हाँ टीचर बढ़ाना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी, वो कह रहे कि हम प्राइमरी स्कूल को बंद कर देंगे। जी बंद करने से आपको क्या मिलेगा? इससे जो प्राइवेट संस्थान है उनकी मनमानी करके अपना फीस और बढ़ाएंगे। बिल्कुल 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 तो जी ये हमारी सरकार की जो गलत नीतियों के कारण से प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की एकदम बदहाल है। जी जी। और सर मैं देखता हूँ आप समाज सेवा करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लगातार, मैं देखता हूँ वृद्धाश्रम जाते रहते हैं, आपको क्या लगता है छोटे से ज़िले में भी एक वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो जब मैं वृद्धाश्रम में जाता हूँ तो मुझे प्रभु श्री राम का वो आदर्श याद आता है जी जी कि जिन्होंने अपने माता पिता के एक आदेश पर जी जी अपने राज्य को छोड़ दिया था। जी 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 मात्र इशारे से, उन्होंने कहा भी नहीं था हाँ हाँ कि आपको वन जाना है, उनका इशारा था, उन्होंने छोड़ के वन चले गए थे। जी ऐसे देश में, ऐसे जिले में जहाँ के प्रभु श्री राम स्वयं निवासी रहे हैं, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, जी ऐसे जगह के लोगों को वृद्धाश्रम में रहना पड़े, वो सबसे बड़े दुख का कारण है, जी यह दुख की बात है। अब इसमें हमें लगता है, मैं जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ, उसके कई कारण हैं। जी जी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से जब मैं कई बार बातचीत किया, तो कुछ लोग तो वास्तव में हैं, उनके जैसे आगे पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें किसी एक पक्ष को सीधे जिम्मेदार ठहरा देना कि उनके बच्चे बहुत गलत हैं, ऐसा जी भी जी नहीं है। वो कहीं न कहीं भौतिकतावादी व्यवस्था से प्रभावित है और वो स्वयं अपने बच्चों में ऐसा संस्कार नहीं डाल पाए हैं जी कि जी वृद्ध के समय जब उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो जी बच्चे उनको देख रेख करने के लिए तैयार नहीं है। जी और तीसरे कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने देखा कि उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो लोग वृद्धाश्रम में इसलिए आके रहना पसंद करते हैं जिससे उनको एक कम्युनिटी मिल जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं होता, कोई जी उनकी मनोदशा जानने वाला नहीं होता। तो आके वृद्धाश्रम में रहते हैं, अपने हम उम्र के साथ रहते हैं, थोड़ा सा उनको अच्छा माहौल मिल जाता है। इन तीनों जी कारणों से वृद्धाश्रम में लोग आते हैं, लेकिन फिर भी ये दुखदाई है कि हम, हमारे जैसे छोटे जिले में, अम्बेडकर नगर में लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेजें, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी। तो वहाँ जाके सर तो आत्मा को संतुष्टि मिलती होगी? नहीं, बिल्कुल संतुष्टि ऐसे नहीं मिलती, मतलब दुख होता है, दुख होता सेवा है। करके? सेवा करके तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन सेवा करना का हमारी देखिए सोच थोड़ा सा डिफरेंट है। जी जी हम चाहते हैं कि जिसको हम सेवा कर रहे हैं, हम पहला ये होना चाहिए कि ये लोग वृद्धाश्रम में आए ही क्यों, आए ही क्यों? जी आना नहीं चाहिए। जी जी ठीक, दूसरा हम किसी को अपने, हमने अभी आपने एनजीओ का नाम लिया, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जैसे कंबल वितरण होता रहता है, ब्लड डोनेशन करना जी पड़ता जी है, ब्लड डोनेशन किया जाता है, और तमाम कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारी, आप देखा ही होगा, जी बहुत जी सारे जी माध्यम से जो भी संभव हुआ अपने एनजीओ के माध्यम से लोगों की सेवा किया गया। लेकिन विचार ये है कि हम लोग को सेवा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी जी या तो कहीं ना कहीं हमारा समाज इस तरीके से है कि उनके जो बच्चे हैं उनको देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी गवर्नमेंट वो कार्य नहीं कर पा रही है। जी बाकी सेवा करने से तो आत्मसंतुष्टि मिलती है, लेकिन इस बात का दुख होता है कि हमें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ रहा है। जी जी। ये नहीं होना चाहिए हमारे जैसे जिलों में। और सर ये जो पहलगाम हमला हुआ है, जी जी इसमें जबकि चूंकि कश्मीर से धारा 370 भी हट चुकी है, बिल्कुल। और सरकार ये दावा करती है कि वहाँ कोई भी टूरिज्म जा सकता है, वहाँ मतलब सब लोग चाहे जैसे रह सकते हैं, टूरिस्ट लोग भी हाँ हैं। टूरिस्ट लोग जा सकते हैं। तो सर ये धारा 300 हटने के बाद भी पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं,
इस पे सरकार ये भी दावा करती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित करने के बाद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में देश दुनिया में जितना हमारी सरकार ने ढिढोरा पीटा, जी जी, वो पहलगाम हमले के बाद उसकी पोल खुल गई। अब विषय ये नहीं है कि आतंकवादियों ने हमला किया, विषय ये है कि आतंकवादी आए कैसे। जी। टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं और थी। सर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस और वहाँ एक सिपाही नहीं था। वही उसी विषय में आ रहा हूँ कि उतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ तक चार आतंकवादी आए, लोगों को शूट आउट किए, उसके बाद सुरक्षित वो वापस चले गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ये सरकार की पूर्णतः जो है जिम्मेदारी है। वो चाहे जितना कह लें कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये है, लेकिन इस घटना के बाद पूर्ण रूप से जो केंद्र सरकार फैल रही है। जी। और सर अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा। जी जी। और इस बीच तीनों सेनाओं ने मिलकर मिशन सिंदूर चलाया, अभियान चलाया। तो इसे आप किस हद तक सही दृष्टिकोण से मानते हैं या आप इसे किस हद तक सफल मानते हैं? निश्चित रूप से तीनों सेनाओं के शौर्य की मैं सबसे पहले प्रशंसा करता हूँ, अभिवादन करता हूँ तीनों सेनाओं को जी। कि हमारे देश का मान मस्तक ऊंचा किया। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाला रहा। जी जी जी। कि जब हम लोग इस अवस्था में थे कि आतंकवादियों के बहुत सारे अड्डे को नष्ट कर रहे थे, किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में आके हमने एकाएक सीज फायर कर दिया। जी जी जी। वो भी बहुत ही दुखदाई रहा कि लोग आज भी जानना चाहते थे वो कौन सा कारण रहा जिसके कारण से हमने एकाएक सीज फायर कर दिया। जी। और साथ ही साथ सीज फायर के बाद हमने देखा कि सारे दुनिया में सारे देश जितने हैं सब जगह हमारे देश के राजदूत रहते हैं, सब जगह पे हैं, लेकिन फिर भी उस बात को बताने के लिए हमको अलग से लोगों का डेलीगेशन भेजना पड़ा। जी। इससे लगता है कि हमारे देश की कहीं न कहीं छवि कमतर हुई है। जी जी। नहीं तो हमको किसी देश को बताने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अलग से न बताना पड़ता। कहने का मतलब पूरी दुनिया के देश कहीं न कहीं हमारे समर्थन में नहीं है, उनको अलग से हमको समझाना पड़ रहा है। ये हमारे देश का कहीं न कहीं प्रभाव है। सर अभी आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ। जी जी। जबकि पाकिस्तान के साथ कई देशों ने खुलकर उसका समर्थन किया। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के साथ सर जिस तरीके का समर्थन चाहिए था उस तरीके का समर्थन किसी देश ने नहीं किया। इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप सौरभ जी बहुत सही विषय उठाए हैं। हमने देखा कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय नेहरू जी के समय से लेकर चाहे इंदिरा गांधी जी रही हों, अटल जी रहे हों, तमाम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारी विदेश नीति थी, उस विदेश नीति के कारण से बहुत सारे पड़ोसी हमारे मित्र थे। पड़ोसी के साथ साथ देश दुनिया के बहुत सारे देश हमारे खुल के समर्थन में आते थे। जी जी। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट में क्या कहा जाए कि जिस देश से हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल, जी जी, वो भी आज आपके खुल के समर्थन में नहीं आ रहा है। बाकी पड़ोसी चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, कोई पड़ोसी आपका खुल के नहीं आपके साथ आ रहा है। यहाँ की जिसको हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्ताना संबंध रूस से रहा है, वो इस तनाव में हमने जो 3 दिन का युद्ध चला, उस युद्ध में रूस ने भी खुलकर हमारा समर्थन नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं हमारे विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है कि कोई भी देश आज हमारे साथ खुलकर आने को तैयार नहीं है। और हम इस बात का दावा करते हैं कि पूरे देश और दुनिया में हमारे देश के नाम का डंका बज रहा है। मैं तो अब क्या कहूँ, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। जाते हैं दुनिया में कहते हैं 56 इंच का सीना है और पूरे देश में डंका बज रहा है, और उनको अपने युद्ध के समर्थन में
लोगों का समर्थन अर्जित करने के लिए अलग से डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा सौरभ जी मैं और क्या कहूँ आपसे। जी 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 सर, आप पहली बात तो युवा हैं और युवा जोश, युवा सोच, और उसके साथ साथ आप एक शिक्षक भी हैं। जी बिल्कुल। तो आप एक शिक्षक होने के नाते अम्बेडकर नगर के युवा वर्ग को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो जिससे आपकी प्रेरणा को ग्रहण कर सकें? सबसे पहले मैं वो अम्बेडकर नगर के हूँ चाहे पूरे देश के हूँ, युवाओं से मेरा यही अपील है कि सबसे पहले वो शिक्षा ग्रहण करें। जी। शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो राजनीति में हो, सेवा भाव क्षेत्र में हो, जॉब करना हो आपको या खुद का बिजनेस करना हो, बिना आप शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी। शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद उस शिक्षा को आपका अपना बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, खासकर मेरे कहने का मतलब जी जी। इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मजबूत करें, फिर आपको या आपका स्वागत करने के लिए समाज तैयार है। बिना शिक्षा के, बिना इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आप समाज में ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहे सेवा भावना को या किसी क्षेत्र में जाने में, कार्य करने में बहुत कठिनाई आएगी। इसलिए सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें और इकोनॉमी को मजबूत करें। जी जी। और सर, लोगों का कहना है कि राजनीति और शिक्षा में नैतिकता का स्तर गिरता जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से, चाहे वो शिक्षा हो, एक शिक्षक हो या एक नेता हो, नैतिकता दोनों जगह पे बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ तक कि हमने देखा, जब एक बेटी को कोई बाप ननिहाल भी भेजता है तो पूछता है उससे आप कहाँ जा रहे हैं, और निश्चित रूप से 6-6 घंटे किसी विद्यालय में भेजता है तो एक टीचर के नैतिकता के ऊपर भेजता है। पूछता नहीं कि इस विद्यालय में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। उस विद्यालय शब्द और एक शिक्षक शब्द सुन के ही उसको विश्वास हो जाता है कि हमारी बच्ची या बच्चा जहाँ भी जा रहा है वो बहुत ही सुरक्षित होगा। और साथ ही साथ इसलिए बहुत ज़रूरी है। जी। और आपने कहा कि जैसे नेता के लिए, अब नेता का नैतिकता बहुत जरूरी, क्योंकि नेता क्या होता है, नियत इति नायका, जो समाज को लीड करे वही नेता, समाज को एक नया दिशा दे। तो अगुआ हो जो समाज को, अगर नेता ही हमारा पतित होगा, जी जी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा तो समाज को क्या लीड कर पाएगा। तो इसलिए चाहे वो नेता हो चाहे वो एक शिक्षक हो, दोनों स्थानों पे नैतिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत ही ज़रूरी है। आजकल आपने निश्चित रूप से कहा कि जो नेता लोग हैं, बहुत सारी घटनाएं आजकल आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से समाचारों में देख रहे होंगे, नैतिकता का पतन होता जा रहा है, या बहुत ऐसे शब्द हम लेना उचित नहीं समझेंगे जी जी, कि वहाँ पे नेता को लोग ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि अरे नेता है, इसका मतलब वो समाज में कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देखे जाने लगा है। तो नेता लोगों को अपनी स्वीकारता को बनाए रखने के लिए अपने निश्चित रूप से चरित्र पर बहुत ध्यान देने की, नैतिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी। सर, आजकल लोग जातिवाद 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 करते रहते हैं। सर, मेरा ये अपना मानना है कि एक विद्यालय में हर वर्ग समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल, उसमें ना कोई ऊंच या कोई नीच नहीं होता है। जी। अगर मंदिर आस्था का विषय है, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है, सब लोग एक समान रूप से जाके दर्शन करते हैं। और फिर ये कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि अभी भी हमारे देश में जातिवाद है, जातिवाद के नाम से हमारा उत्पीड़न होता है, जातिवाद के नाम से हमारा शोषण होता है। तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जातिवाद, ये जो प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि फैल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? सौरभ जी, जातिवाद इंडिया में या भारत में कहें, हमारे यहाँ सत्य है। 75 साल से ज़्यादा हमारे देश को आज़ाद हुए हो गया है जी। और हमारे देश में संविधान लागू है। उस संविधान में सारे नागरिकों को बराबर का दर्जा दिया गया और उनके लिए, सबके लिए उनके अधिकार और कर्तव्य बताए गए। फिर भी हमारे देश में जाति अभी सत्य है। इस बात को आपको और हमको निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में जाति का कोई स्थान नहीं कि जाति के आधार पे
हम किसी क्षेत्र में, चाहे वो आपने कहा कि कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, उसके आधार पे, या हमको नेता चुनना हो, या किसी भी क्षेत्र में जिसके अंदर जो क्वालिटी काबिलियत है उसके अनुसार हमको उसको आगे बढ़ाने में मदद करना होगा निश्चित रूप से, और उसको प्रोत्साहन देना होगा। जात के आधार पे अगर किसी के साथ भेदभाव करना ये निश्चित रूप से गलत है और ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं है। जी। और जहाँ तक आपने धार्मिक इक्वलिटी की बात की कि सभी लोग एक समान है, लेकिन हमने देखा आज भी बहुत सारे जगहों पे ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि अलग अलग वर्ग के लोग जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर धुलाया जाता है, या जाति विशेष को लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। चाहे वो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो, महामहिम, या पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं उनको उड़ीसा के मंदिर में ना प्रवेश दिया जाना रहा हो। बहुत सारे भी ऐसे पदों पे लोग बैठे हैं जो उच्च पद पे सुशोभित है, हमारे देश के सबसे बड़े पद पे है, राष्ट्रपति जैसे पद पे सुशोभित है, लेकिन उनको वर्ग विशेष के कारण से आज भी उस पूर्व की व्यवस्थाओं को कहीं न कहीं उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है। और सर ये अंबेडकर नगर में आज की जो राजनीति है ये जातिगत आधार पे चल रही है या फिर सर्व समाजगत पे चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से अंबेडकर नगर में सभी समाज के नेता हैं, तो अंबेडकर नगर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ की जातिगत आधार पे, यहाँ पे सवर्ण समाज के भी नेता हैं, ओबीसी समाज के भी नेता हैं, यहाँ पे एससी समाज के भी नेता हैं, तो हर वर्ग के नेता हैं। तो अंबेडकर नगर तो एक उदाहरण है, यहाँ सर्व समाज के नेता, यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री सभी समाज के हुए हैं। आप शुरू से इतिहास इसका देख सकते हैं, यहाँ हर वर्ग के, हर पार्टी के लोग हुए हैं। अंत में मुझे यही बस कहना है सौरभ जी कि अगर जीवन में बनना है तो बरगद के पत्ते की तरह मत बनना कि जलाने के भी काम ना आओ, बनना तो ऐसे बनना मेहंदी के पत्ते की तरह बनना कि पिस भी जाओ तो किसी के जीवन में रंग भर जाओ, किसी के जीवन में रंग बहुत भर जाओ। खूब सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। और सर आपके संघर्ष को देखते हुए जिस तरीके से आपके साथ युवाओं का हुजूम चलता है हर क्षेत्र में, उसको देखकर सर मुझको एक शेर याद आ रहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा हौसला अफजाई किया, हमको बुला के यहाँ सम्मान देने का काम किया, इसके लिए आपको भी, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।